हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट 3 विच इज मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। देखिए गाइस, सेल्स फोर्स का मतलब क्या है अपने यूनिट 2 में समझ सके हैं कि जितने लोग, जितने पीपल्स सेलिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उसको अपने बोलते हैं सेल्स फोर्स, है ना। चाहे वो एज ए सेल्स पर्सन हो, चाहे वो एज ए एरिया मैनेजर हो, चाहे वो एज ए पॉलिसी एडवाइजर हो कि भाई ऐसे एडवर्टीजमेंट करो, ऐसे कूपन्स दो, इस प्रकार से ऑफर्स दो जिससे सेल्स बढ़ेंगे। कहने मतलब दोज पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द सेल्स एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, दैट टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर engaged in the selling activities, that total number of people is known as sales force, है ना। अब बोलेंगे सर इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है ना। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बेस है क्या है, मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। इस अगर इस चैप्टर का मतलब ही समझ गए ना तो ये चैप्टर क्लियर हो गया। इस चैप्टर का जो वर्ड है, ये वर्ड ही अगर समझ गए ना तो फिर कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सर क्या मैनेज करेंगे? सपोज मैंने 50 पीपल को हायर किया, ठीक है। अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए मैंने 50 पीपल को हायर किया। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। बट मैंने राइट पीपल को हायर नहीं किया। जो बंदे सेलिंग में एक्सपर्ट हैं, जो बंदे सेलिंग में एक्सपर्ट, मैंने उनको हायर ही नहीं किया। समझ गया? जिनको सेलिंग करना नहीं आता मैंने वैसे पीपल को हायर किया, ठीक है। या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल है मैंने उनको बोला भाई तुम बैकएंड में काम करो। और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है, जिसको भाई ढंग से बात करने नहीं आता, जो अच्छे से पोलाइटली तरीके से कस्टमर से बात नहीं कर सकता, उसको मैंने कस्टमर के सामने रख दिया, चल जाके सेल कर। पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज वाई देर इज अ मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स कि आपको राइट पीपल्स चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कितना एम्प्लॉयमेंट का जरूरत है, आप उस उतने एम्प्लॉयमेंट को चूज करेंगे, ठीक है। अगर लेट से अभी आपके पास एम्प्लॉयमेंट पूरा है, जितना सेल्स में पर्सन चाहिए आपके पास पूरा है, हो सकता है 2 मंथ के बाद कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, तो अभी से ही अगर उनकी वैकेंसी, क्योंकि 2 मंथ के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो अभी से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि जैसे वो रिटायर हो उनके जगह पर आपको नए पीपल्स को लेकर आना है जो उनकी जगह को ले सके, और वैसे ही इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दे दे जैसे वो पुराने वाले देते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट पीपल को चूज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों का हाथ में सेल्स एक्टिविटीज देना जो इसमें एक्सपर्ट है। अगर आप मैनेजमेंट ढंग से किए, सिलेक्शन ढंग से किए, ठीक है, और आपका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था, ठीक है, अगर वो ढंग का रहा तो आपका कंपनी का जो सेल्स टारगेट है वो अचीव होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट खराब है, प्लानिंग खराब है, आपने सही सिलेक्शंस नहीं किया, आपने सही पीपल को चूज नहीं किया, आपने सही मार्केटिंग नहीं किया, ठीक है ना, आपने जितने एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत था सेल्स डिपार्टमेंट में, अगर आपने उतने एम्प्लॉयमेंट को नहीं लिया तो आपका सेल्स प्लानिंग बहुत खराब होगा, आपका सेल्स फोर्स बहुत खराब होगा। एट द एंड जो आपने गोल सेट किया है सेल्स के रिगार्डिंग वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो सेल्स मैनेजमेंट, देखो जहां पर भी मैनेजमेंट आ जाए ना, मैंने हमेशा सिखाया जहां पर भी मैनेजमेंट आ जाए तो ये तो रहेगा प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन्वॉल्व, इवेल्युएटिंग द एक्टिविटीज। तो सेल्स फोर्स क्या है? सेल्स फोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स पर्सन। जो सेल्स पर्सन है इनके रिगार्डिंग आपको प्लान करना है कि अभी कितनी ज़रूरत है, राइट नाउ अभी हमारे पास कितना फोर्स है, फ्यूचर में कितना लगेगा, उसके रिगार्डिंग प्लान करना, ठीक है। किस किस वैकेंसी के लिए कौन सा बंदा फिट बैठेगा उसके रिगार्डिंग प्लान करना, या किसको कौन सी एक्टिविटीज देना है ना। होता है राइट पीपल को चूज करना पड़ेगा राइट एक्टिविटीज के लिए। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उसको कस्टमर के सामने लेकर आओ भाई, जो अच्छे से कस्टमर से बात कर पाए, जो पोलाइटली कस्टमर को डील कर पाए। अब जो गुस्सा है उसको ला दिया तो कस्टमर गुस्सा दिखाएगा, भी गुस्सा दिखाएगा, हो गया उसी में काम। तो सेल्स मैनेजमेंट क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इवेल्युएटिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग करते क्या? हम लोग इसमें रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर राइट नाउ अगर एम्प्लॉयमेंट का जरूरत है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में अभी लोगों की जरूरत है तो आप रिक्रूटमेंट करो, या हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। अभी अपना जो सेल्स फोर्स है वो सही है, बट हो सकता है कुछ लोग बाद में रिटायर होंगे तो उनके लिए अभी से रिक्रूटमेंट करो, क्योंकि आज आप उनको रिक्रूट करोगे तो सिलेक्शन होने में टाइम लगेगा भाई, फिर उनको ट्रेन करोगे उसमें भी टाइम लगेगा, तब जाकर वो 6 महीने बाद वो रेडी होंगे। तो
जो जिस बंदे का रिक्वायरमेंट है आफ्टर 6 मंथ के बाद, उसको आज से ही ट्रेन करना स्टार्ट करो, उसको आज से ही सिलेक्शन लेना स्टार्ट करो, तब जाकर वो 6 मंथ के बाद रेडी होगा। अब एग्जाम वाले दिन तुम लोग पढ़ेगा तो क्या होगा, वही चीज़ होगा, समझ रहे हो ना। So it involves the recruitment, training, supervision, and motivation, performance of evaluation of salespeople to ensure that sales target are achieved and customer relationship are maintained। तो इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, सेल्स फोर्स जो मैनेज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे। पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें से सिलेक्शन करेंगे, जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, फिर सुपरविजन करेंगे, भाई जिस पर्पज़ के लिए हमने उनको बुलाया था क्या वो पर्पज़ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस काम को हमने दिया था क्या वो काम बंदा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। फिर उसको अगर लेट से मोटिवेशन है, कैसे, बोनस के थ्रू, सैलरी के थ्रू, कमीशंस के थ्रू, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको अवार्ड्स देंगे, उसको उसके उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। इससे भी क्या होता है, उसको मोटिवेशंस मिलता है। आप अच्छे काम करो ना, आप अगर अच्छे काम करते हैं और आपको कोई बोलता है यार आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ी बात है, 10 लोगों को बोलेगा यार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो लोग मोटिवेट होते हैं ना कि यार मेरा तारीफ हो रहा है। तो मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन द सेल्स पीपल। तो जितने भी लोग हैं उनको आप रिक्रूट करो, मोटिवेट करो, ठीक है, को डायरेक्शन दो, इंस्ट्रक्शन दो, और आप ये सब इसलिए कर रहे हो कि जो भी टारगेट है वो क्या हो, अचीव हो, टारगेट अचीव हो, और साथ ही साथ कस्टमर साथ रिलेशन भी क्या रहे, मेंटेन रहे। दैट इज द होल प्रोसेस इज नोन एज सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। मैंने 5 मिनट लिए इस टॉपिक को समझाने में, बट आप बिलीव करो इस टॉपिक को समझने के बाद रिमेनिंग 10 मिनट्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला इसके इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या हैं, फटाफट। पहला भैया जो जो सेल्स के टारगेट है वो अचीव होंगे। याद रखिए एक चीज़, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो जो भी टारगेट आपने अचीव किया है, जो भी टारगेट आपने सेट किया वो इजीली अचीव होगा, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा, आपने प्लानिंग ढंग से किया है कि 6 मंथ के बाद 4 लोग रिटायर होंगे, तो आपने अभी से ही रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया, रिक्रूटमेंट किया, एग्ज़ाम लिया, सिलेक्शन किया, ट्रेन किया, तब जाकर वो 6 मंथ के बाद जो 4 लोग रिटायर होंगे उनके चेयर पे नए 4 लोग आकर बैठेंगे, तो कमी नहीं खलेगी। लेकिन आप बताओ ना, अचानक से 4 लोग रिटायर हो गए, फिर आप बोलोगे भैया हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे, पता चला 5 महीना हो गया, बट वो 5 महीने तो जगह खाली थी ना, 5 महीने तो वो जो 5 महीने जो वैकेंसी थी वो तो थी, तो उसकी कमी तो खलेगी ना बिजनेस में, वो स्पेस तो खाली रह गया ना कहीं वो तो आपको डिक्लाइन करेगा। इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट में ऑलवेज प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। मोटिवेशनल और सेल्स पर्सनल, आप उसको इंसेंटिव दीजिए ना, कमीशन दीजिए, बोनस दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, तब जाकर वो ज़्यादा मोटिवेट कर। आप उसको टारगेट दीजिए, भैया ये टारगेट है, अगर तुम अचीव कर लोगे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, ये टारगेट है, अगर तुम इसको अचीव कर लोगे तुमको कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। उसको आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। बेटर कस्टमर सर्विस, मैनेजमेंट अच्छा है तो सब कुछ क्या होगा, अच्छा ही होगा। और एक याद रखिएगा यहाँ पे, गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू, गुडविल एंड ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल एंड ब्रांड बिल्डिंग, 5 पॉइंट इधर हो गया, गुडविल एंड ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो ओवरऑल आपकी कंपनी का, देखो भैया कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू, गुडविल, सब कुछ मार्केट में बढ़ता है, ठीक है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, तो आप जो भी मैन पावर है, जो भी पैसा है, ठीक है, मतलब जो भी पैसा, जो भी टाइम है, आप उसको अच्छी तरीके से यूज करोगे, उसको वेस्ट नहीं करोगे, जिससे आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो और कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो। कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट, वही सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो सारे के सारे डिपार्टमेंट साथ, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सबके साथ आपका क्या रहेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में, कंपोनेंट्स मतलब सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में होता क्या है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में होता क्या, सबसे पहले भैया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता। अगर कोई नया वैकेंसी का ज़रूरत है, अगर कोई नया वैकेंसी का ज़रूरत है, तो हम उनको पहले रिक्रूट करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे, एक बार सिलेक्शन हो गया फिर उनको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उनको सैलरी वैलरी देंगे, साथ ही साथ उनको मोटिवेशन के लिए बोलेंगे भाई अगर तुम टारगेट अचीव कर लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, बोनस, कमीशन, ये सब भी मिलेगा, ठीक है ना। Sales people need a constant motivation of performance well to perform well. Companies provide the motivation through the financial incentive like salary hike, मतलब सैलरी बढ़ाएगा, कमीशन बढ़ाएगा, बोनस एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव लाइक उसको रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड दिया, प्रमोशन दिया, ठीक है। सुपरविजन एंड डायरेक्शन, आपने जिसको जिसको आपने रिक्रूट किया, ट्रेन किया,
आप उसको काम को भी चेक करोगे ना, मोटिवेट तो कर दिया, काम को भी चेक करो भाई। जो टारगेट दिया था, जिस पर्पज के लिए आपने लाया था, क्या वो पर्पज फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व द गाइडिंग, डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग। आप उसको गाइड करिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, ऑर्डर दीजिए, एडवाइस दीजिए, सब कुछ दीजिए। साथ ही साथ ये भी देखिए क्या वो बंदा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या वो टारगेट अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सुपरवाइजिंग द सेल्स टीम टू इंश्योर दैट दे फॉलो द कंपनीज पॉलिसी। क्या एक कंपनी की पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर, जो कंपनी का गोल है क्या वो उसको उसको अच्छी तरीके से अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सिंपली जिस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने लाया था, क्या वो टारगेट अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेल्स प्लानिंग, ऑब्वियसली सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में वन ऑफ द सेल्स प्लानिंग। दिस इंक्लूड द प्रिपेयरिंग सेल्स स्ट्रेटजीज, टारगेट एंड एक्शन प्लान। ठीक है ना, प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर दैट सेल्स फोर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू अचीव द गोल। मैंने क्या बोला, अगर प्लानिंग आपका अच्छा रहेगा, बारह बोल रहा हूँ, अगर आपका प्लानिंग अच्छा रहेगा तो आपका जो गोल है वो इजीली अचीव होगा। ठीक है ना, तो दिस इंक्लूड प्रिपेयरिंग सेल्स स्ट्रेटजीज, टारगेट एंड एक्शन प्लान। ठीक है, आपको बेचना कैसे, आपका टारगेट क्या है, उसके रिगार्डिंग प्लान क्या है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा सेल्स बजटिंग का मतलब क्या है भाई, सेलिंग करने में भी खर्चा होता है, सेलिंग करने में भी क्या होता है, खर्चा होता है। तो आप कितना खर्च करोगे, ठीक है, कितना बेचोगे और क्या प्रॉफिट मिलेगा, इन सब का बजटिंग भी करोगे। मतलब देखो आप सेल्स करोगे ना, सेल्स करोगे तो भाई उसमें तो खर्चा तो होगा ही। आप लोगों को हायर करोगे, सैलरी दोगे, इंसेंटिव दोगे, बोनस दोगे, प्लस आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसमें खर्चा हो रहा है। तो ये सब खर्चा करने के बाद, ये सब खर्चा करने के बाद प्रॉफिट सेल्स कितना होगा, ये सब खर्चा करने के बाद सेल कितना होगा, सेल में से कॉस्ट तो हटा देंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, इन सब का ही बजटिंग हम लोग सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेलुएशन करते हैं, कंपनसेशन रिवॉर्ड देते हैं। अगर अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, टारगेट वगैरह अचीव कर लेता है, तो उसको क्या देते हैं, कंपनसेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमीशन, विद द हेल्प ऑफ डीए, डीए बढ़ा दिए, अवार्ड दे दिए, उससे क्या हो रहा है, कंपनसेट कर रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, proper communication channel between the sales manager and sales people and coordination with the other department like production marketing essential for the smooth operation। अगर आपका जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट अच्छा है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट अच्छा है, तो सारे डिपार्टमेंट के साथ उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिससे एक स्मूथ ऑपरेशन होगा, जिससे जिससे कॉमन गोल की तरफ सब लोग मिल करके बढ़ेंगे और जो गोल है उसको क्या करेंगे, अचीव करेंगे। देखो व्हाट डू मीन बाय द ग्रीवेंसेस हैंडलिंग ऑफ सेल्स फोर्स। देखो आज एट द एंड सेल्स कौन कर रहा है, आप प्लानिंग वानिंग सब सेट कर लो, काम कौन करेगा, इंसान करेगा। काम कौन करेगा, इंसान करेगा। अब जहाँ पे इंसान है वो एवरी टाइम खुश नहीं रहेगा। सपोज मैं ही किसी कंपनी में 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी कांस्टेंट है, बढ़ी नहीं रही है, मैं परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दिए जा रहा हूँ, जो भी टारगेट है मैं अचीव किए जा रहा हूँ, मैं छुट्टी कम लेता हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट कंपनी मेरी सैलरी को नहीं बढ़ा रही है, कंपनी मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है, अवार्ड किसी और को दे रही पॉलिटिक्स करके, मुझे नहीं मिल रहा है, तो एट द एंड मैं उस कंपनी में नहीं टिकूंगा। मैं फिर दूसरे कंपनी में जाऊंगा जहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी मिले, जहाँ पे मुझे सम्मान मिले, जहाँ पे मुझे अच्छा बोनस मिले। दैट इज़ वाई ये हर हर कंपनी में जितने भी सेल्स पीपल्स होते हैं ना, जितने भी सेल्स पीपल होते हैं, उनका कुछ ना कुछ दुख दर्द तकलीफ होता है। तो आप सेल्स फोर्स प्लानिंग में ये भी देखते हो कि जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली जुड़े हैं चाहे वो इनडायरेक्टली जुड़े हैं, क्या आप उनके दुख दर्द तकलीफ को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, क्या उनके जो नीड है, क्या उस नीड को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि एट द एंड अगर वो खुश हैं तभी गोल अचीव होगा। जैसे आप अगर खुश है, आप अगर खुश है तो आपका ऑब्वियसली आपका दिन भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप बहुत दुखी हैं तो अच्छे अच्छे लोग भी आपको खराब लगने लगेंगे, अच्छी अच्छी बातें आपको खराब लगने लगेगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग ऑफ सेल्स फोर्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। पहले आप प्रॉब्लम देखो भाई, लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले आप आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है कि भैया प्रॉब्लम है क्या, एंड एड्रेसिंग। आप लेट से अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आप उसको एड्रेस करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग द कंप्लेंट्स, डिससेटिस्फैक्शन और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सेल्स पीपल इन देयर वर्क इन्वायरमेंट। मतलब सबसे पहले आप देखो प्रॉब्लम है कहाँ। सेल्स पहले जो लोग काम कर रहे हैं पहले उनसे उनके बारे में पता करो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम को आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कोई रोग, अगर आपने उस रोग को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आपने रोग को ही आइडेंटिफाई नहीं किया, कि डिजीज को ही आइडेंटिफाई नहीं किया, तब तो खतरनाक होगा।
सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि सेल्स वाले जो पीपल्स हैं उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कौन सा लोअर लेवल है, कौन से अपर लेवल है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन दुखी है, कौन हैप्पी है, सब पता करो। एक बार आइडेंटिफाई हो गया, देन आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपका जो ओवरऑल गोल है अचीव होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, लोग छोड़कर चले जाएंगे। अब ये बोलेंगे सर ग्रीवेंसेस क्यों जरूरी है, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि भाई सिंपल एम्प्लॉय मोरल। अगर आपको लेट से आपको बोनस नहीं मिला, आपकी सैलरी स्टेगनेंट हो गई है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है, आप दुखी हैं, तो आप अगर आपकी बातों को समझा जा रहा, सुना जा रहा, आपने मेल किया उसका रिवर्स आया, प्लस आपका पास्ट परफॉर्मेंस को चेक किया गया, ये सब देखने के बाद पता चला सच में आप डिजर्व करते हैं, सच में आप डिजर्व करते हैं कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो कंपनी आपकी सैलरी बढ़ा दी है। तब आपको लगे यार कंपनी के लिए मैं इतना सोच रहा हूँ, कंपनी भी मेरे लिए इतना सोच रही है। समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं इंप्रूव द एम्प्लॉय मोरल। देख लो यहाँ पे when the grievances are addressed fairly and quickly, अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर तुरंत पहचाना गया, ठीक है, और उसको तुरंत सॉल्व किया गया, तो दे फील वैल्यूड। वैल्यूड मतलब उनको लगेगा मेरा सम्मान हो रहा है, मैं इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, और फिर वो उस कंपनी के लिए फिर जी जान लगाकर टारगेट पूरा करने में लगा देंगे। समझ रहे हो ना? अगर आपकी प्रॉब्लम को कोई सुन रहा है, आपकी प्रॉब्लम कोई सुन रहा है और उसको सॉल्व किया, तो आपको तो ये लगेगा ना मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, तो उन्होंने आपके लिए किया तो आप भी अब उनके लिए करोगे, आप भी उनके लिए दिन रात मेहनत करोगे। यही चीज़ यहाँ पर है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। वैसे कंपनी ऐसे क्या होता है ना, दोनों तरफ से लॉयल्टी होता है, कंपनी भी ट्रस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ पे कि एम्प्लॉय के बारे में हमने सोचा, तो कंपनी भी ट्रस्ट कर रही है और एम्प्लॉय भी कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ से ट्रस्ट और लॉयल्टी बनता है, ठीक है ना? रिड्यूस द टर्नओवर। अगर एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जा रहा है तो एम्प्लॉय क्यों जॉब छोड़ेगा? टर्नओवर का मतलब क्या? हमने किसी कंपनी को जॉब ज्वाइन किया, 2 मंथ के बाद छोड़ दिया, मेरे साथ 10 लोग भी छोड़ दिए, तो अगर लोग ज्वाइन करेंगे और छोड़ेंगे तो टर्नओवर ज़्यादा होगा। पर अगर मैंने ज्वाइन किया और लंबे समय तक टिक गया, मैंने ज्वाइन किया लंबे समय तक उस कंपनी में टिक गया, तो मेरा उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, कम है, तो टर्नओवर क्या होगा, रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा, ठीक है ना? प्रोसेस क्या है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, कंप्लेन को सुनो, इन्वेस्टिगेट करो कि प्रॉब्लम है कहाँ, फिर उसके हिसाब से क्या करो, डिसीजंस लो। आपने जो डिसीजंस लिया एम्प्लॉय को बताओ और उसको फॉलो अप करो। द मैनेजर शुड फॉलो अप टू चेक इफ द ग्रीवेंसेस हैज बीन रिजॉल्व। अब मैनेजर का जिम्मेदारी है पहले चेक करना, भाई सॉल्व हुआ या सॉल्व नहीं हुआ, इफ द सेल्स पर्सन सेटिस्फाइड, ठीक है। सेम चीज रिपीटेड हो गया। हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्स फोर्स? आप सेल्स फोर्स कैसे मोटिवेट करोगे? एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब आप उनको सैलरी बढ़ा दो, कमीशन बढ़ा दो, बोनस दे दो, प्रॉफिट में हिस्सा दे दो, उससे क्या होंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे। उनको रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन, उनको रिकॉग्नाइज करो, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करो, उनको अवार्ड वगैरह दो, ठीक है, अवार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का प्रोग्राम वगैरह में उनको सम्मानित करो, तो उससे क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे। कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आप उनको प्रमोशन वगैरह करते हो, अगर उनका करियर में उनको प्रमोशंस करते हो, मैनेजर बनाते हो, लीड टीम को बोलते हो लीड करो, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करते हो, तो उनका क्या होगा, ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रमोशंस मिलेगा, तो नए नए टारगेट मिलेंगे, तो वो उस कंपनी में टिकेगा। देखो अगर मैं एक ही काम को बार बार करते जाऊंगा मैं बोर हो जाऊंगा, बट अगर मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करने को मिल रहा है तो मेरे नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। साथ ही साथ पहले मैं खुद एक टीम का हिस्सा था, अब मैं टीम लीडर हो गया। पहले मैं मैनेजर से बात करता था, कुछ सालों के बाद मैं खुद मैनेजर हो गया, तो मैं उस कंपनी में धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं हाईली मोटिवेटेड रहूँगा। सेटिंग द रियलिस्टिक टारगेट, आपको अगर अपने सेल्स टीम को मोटिवेटेड रखना है तो आपको वही टारगेट, आपको उतना ही टारगेट देना जो रियली में अचीवेबल है। आप अगर अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए, वो लोग नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर आप उनको प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हो, है ना, रेगुलर ट्रेनिंग इन द प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड न्यू सेलिंग टेक्निक इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ सेल्स फोर्स। देखो आए वक्त टेक्नोलॉजी बदल रही है, आए वक्त कस्टमर का डिमांड बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो रेगुलर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो रेगुलर ट्रेनिंग मिलने से उनकी जो ओवरऑल इफिशियंसी है, ओवरऑल जो नॉलेज है, वो क्या होगा, ग्रो होगा।
तो जब एक इंसान ग्रो करता है तो वो जॉब नहीं छोड़ेगा, फिर वो हाईली मोटिवेटेड रहता है, ठीक है ना। Positive work environment, a supportive environment with where teamwork, open communication and cooperation encourage the helps in motivating sales force. अगर आपका पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हाईली मोटिवेटेड होगा, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब क्या है, जैसे उनको ट्रेवल अलाउंस मिल गया, मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर मिल गया, तो उससे भी क्या रहेंगे, वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है ना। आप उनको हाउ टू स्टेप लीड, ठीक है, स्टेप टू लीड योर सेल्स फोर्स। देखो यहाँ पे एक तो था यहाँ पे मोटिवेट करना, अब आप अपने सेल्स फोर्स को लीड कैसे करोगे, पहले उनके सामने गोल सेट करोगे। आपके सामने जो सेल्स टीम है, आप उनको लीड कैसे करोगे, पहले क्या करोगे, गोल सेट करोगे, फिर कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट का मतलब जो भी आपने गोल सेट किया है वो अपने सेल्स टीम को बताइए और उनसे बराबर बातचीत करिए कि उन्हें ऐसा क्या लग रहा है कि जो भी प्लानिंग दिया गया था, क्या वो सही प्लानिंग है, क्या वो सही वे है गोल को अचीव करने के लिए, या जब वो वर्क कर रहे हैं वर्क के दौरान उनको क्या तकलीफ हो रही है, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेट करो। अ गुड लीडर मेंटेन द ओपन कम्युनिकेशन विद द सेल्स फोर्स। दिस इंक्लूड्स द गिविंग द क्लियर इंस्ट्रक्शन, लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग द रेगुलर फीडबैक। जैसे सपोज आपने गोल सेट कर दिया, तो आपने अपने सेल्स टीम को बताया कि ये गोल है, उसको अचीव करना है, फिर आप उनसे बात कीजिए ना, क्या सच में अचीव होगा, क्या ये जो डेड लाइन है अचीव करने का, वो क्या वो सही डेट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क आपको क्या तकलीफ हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट भी होगा और एक अच्छा होता ना इमेज बनेगा सेल्स टीम के अंदर लीडर का। तो उससे क्या होगा ना, सेल्स टीम इंस्पायर होगी उस लीडर के लिए काम करने के लिए, बिकॉज लीडर बहुत मैटर करता है। अगर आपका लीडर में दम है, अगर आपको लीडर समझता है, आपका लीडर अगर आपको सपोर्ट करता है, तो आप भी कंसिडरेशन में क्या करते हो, लीडर के लिए दिन रात एक लगा देते हो। मोटिवेटिंग द सेल्स टीम, अच्छा लीडर वही है जो अपने सेल्स टीम को हमेशा मोटिवेट करे, उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहे, बस बस हम लोग टारगेट अचीव कर लिए, थोड़ा सा और टारगेट अचीव कर लो, लाइफ बन जाएगी, बोनस मिल जाएगा, सेल्स कमीशन मिल जाएगा, ऐसे करके मोटिवेट करते रहेगा। बिल्डिंग द टीम स्पिरिट, एन इफेक्टिव लीडर क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द सेल्स पीपल। अच्छा लीडर वही है जो सेल्स टीम में यूनिटी और कोऑपरेटिव दोनों मेंटेन करके चले, ठीक है, एक दूसरे का होता है ना हार्मनी, भाईचारा सब मेंटेन करके चले, एक दूसरे को सपोर्ट करके चले, तब जाकर एक अच्छा लीडर, तब जाकर मतलब अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो इनकरेजिंग द टीम वर्क रिड्यूस द अनहेल्दी कंपटीशन एंड इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर टीम अच्छा काम करी तो आप उसको इनकरेज करो, अगर टीम अच्छा काम करे उसको क्या करो, इनकरेज करो, जिससे उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो क्वेश्चन पता क्या था, स्टेप टू लीड योर सेल्स फोर्स। आप अपने जो सेल्स टीम उसको आप लीड कैसे करोगे, पहले गोल सेट करो, फिर उनसे बात करो, उनको मोटिवेट करो। टीम स्पिरिट कैसे बिल्ड होगा, टीम स्पिरिट कैसे बिल्ड होगा, जब आप सबको एक नज़र से देख रहे हो, जो गलत काम कर रहा है आप उसको बोल रहे हो भैया तुमने ये गलत काम किया, जो सही काम कर रहा है आप उसको तारीफ कर रहे हो, तब जाकर एक टीम स्पिरिट होती है। अगर आप बायस्ड नहीं है, अगर आप अनबायस्ड होकर के सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सबको इक्वली देख रहे हैं, तब जाकर एक टीम स्पिरिट बनेगा। जो गलत कर आप डायरेक्टली बोल दो भैया तुम्हारी गलती, इसको ठीक करो। प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली काम करने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए ना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉय को मिलते रहे तो उससे क्या रहेगा, एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहेगा और काम भी जल्दी होगा। डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है ना, अच्छा लीडर क्या करता है, हमेशा एम्प्लॉयज़ को इंगेज करके रखता है, उसको नए नए चैलेंजेस देते रहता है, उसको नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते रहता है। इससे क्या होगा, उसका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो एम्प्लॉयज़ को भी मज़ा आता है और लीडरशिप को भी मज़ा आता है। अ गुड लीडर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेल्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड ट्रस्ट देम टू परफॉर्म। मैंने क्या बोला, वो काम तो देगा पर उसके स्किल के अकॉर्डिंग देगा। अब एग्जांपल दे रहा है, कोई बंदा अगर एमबीए है तो अगर आप उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखोगे तो उसको मजा आएगा, बट अगर आप उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट डाल दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। कोई फाइनेंस का पढ़ाई किया है तो अगर आप उसको फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में काम दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, बट आप उसको बोलोगे चलो ठीक है तुम जोग्राफी से रिलेटेड बातचीत करो, तो नहीं कर पाएगा वो। तो वही बोल रहा है कि डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जो अच्छा सेल्स फोर्स है वो सही राइट पीपल को राइट जॉब देगा, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। इनकरेज द इनोवेशन, ठीक है, सेल्स लीडर शुड इनकरेज क्रिएटिविटी एंड अलाउ सेल्स पीपल टू सजेस्ट न्यू आइडिया फॉर सेलिंग। वो खुद ही अपने लोगों से बात कर रहा है कि आप आइडिया दो, हम लोग ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, इससे क्या और नया नया इनोवेशन आ रहा है। आप अपने टीम से ही पूछ रहे हो कि ये वाला काम
का कुछ और नया आइडिया है या नहीं है, तो इससे क्या होगा, इनकरेज बढ़ेगा। और लीडिंग बाय द एग्जाम्पल, अगर आप खुद एक मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, डिसिप्लिन में हो, जो आप कमिटमेंट आप करते हो एज ए लीडर अगर आप खुद ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग है, जो बोलते हो करके दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं वो सेल्स टीम पे भी असर पड़ता है। हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ योर सेल्स फोर्स, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब आप अपने सेल्स टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, रेगुलर मीटिंग्स करोगे, रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे ईमेल दोगे, नोटिस दोगे, मेमोज दोगे, टेलीफोन डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इन सबसे बातचीत करोगे, ट्रेनिंग सेशन के दौरान। ठीक है, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्ट एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मैनेजर प्रोवाइड द प्रोडक्ट नॉलेज एक्सप्लेन। अब भाई ट्रेनिंग होगा तो बातचीत तो होगी ना, तो उसके दौरान भी क्या होगा, रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फील्ड विजिट, आपके जो सेल्स पीपल्स है वो तो फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो एक बार उनके साथ फील्ड विजिट करिए, देखिए वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसे वो कस्टमर को डील कर रहे हैं। एट दैट टाइम अगर वो कुछ गलती करे तो समझा दो भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। सेल्स मैनेजर कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय विजिटिंग द सेल्स टेरिटरीज, इंटरेक्टिंग विद द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन द पर्सन एंड ऑब्जर्विंग देयर वर्क डायरेक्टली। ठीक है, मान लो एक सेल्स पर्सन है, वो कस्टमर से बात कर रहा है, ठीक है, तो आप बैठ के आप भी खड़े हो जाओ, देखो कस्टमर को कैसे डील कर रहा है। अगर वो अच्छे से डील किया तो आपने उसको शाबाशी किया, बहुत बढ़िया तुम्हारा ये टैलेंट अच्छा है। कुछ गलती कर दिया तो पकड़ो भैया ये गलती है, उसको सुधारो, तो इससे भी क्या होगा, कम्युनिकेशन होते रहेगा। परफॉर्मेंस रिव्यू, आप वन बाय वन अपने सारे के सारे सेल्स टीम का परफॉर्मेंस देखिए। ठीक है, उनके पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करिए प्रेजेंट के परफॉर्मेंस के साथ, उनका जो आपने टारगेट सेट किया था वो टारगेट को सेट करिए उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, अगर मैच करता है तो उनको तारीफ करो। रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द स्ट्रेंथ। जैसे एक एम्प्लॉई है, आपने उसको टारगेट दिया था एक वीक में 100 यूनिट बेचने का, भाई साहब 150 यूनिट बेच दिया। आपने टारगेट दिया था 100 यूनिट सेल करने के लिए, बट उसने 150 यूनिट सेल कर दिया। अब आप उसको बुला रहे हो, अवार्ड दे रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो इससे भी तो हो रहा कम्युनिकेशन। ठीक है, फीडबैक दीजिए, जो एम्प्लॉयज़ है उनको फीडबैक दीजिए, अच्छा काम कर तो अच्छा बोलिए, खराब काम कर रहे हैं तो खराब दीजिए। तो इससे क्या रहेगा ना, रेगुलर बातचीत होते रहेगा। ठीक है ना। हाउ डू यू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स फोर्स, जो सेल्स फोर्स है, जो सेल्स टीम है, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे चेक करोगे। पहला, सेल वैल्यूम अचीव्ड, आपने लेट से बोला था कि 5 करोड़ का सेल करना है 6 महीना में, और हमारी जो सेल्स की टीम है अगर उन्होंने 5 करोड़ का सेल किया या उससे ज़्यादा सेल किया, तो आपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लिया कि जो टारगेट दिया था सेल्स टीम ने टारगेट अचीव कर लिया। लेट से टारगेट अचीव नहीं होता तो तब भी तो आपने जज कर लिया, कैसे कि जो आपने टारगेट सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो आपने जज किया कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो सेल्स जो आपका टारगेट सेट किया गया था, दैट इज कॉल्ड सेल्स वॉल्यूम अचीव्ड, उससे आप टारगेट को कंपेयर करो। अगर टारगेट अचीव हो गया मतलब टीम अच्छी काम करे, टारगेट अचीव नहीं हुआ टीम खराब काम कर रही है। तो वन ऑफ द मेथड इज टू चेक द प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द टारगेट, कंपेयरिंग द एक्चुअल सेल, जो एक्चुअल सेल हुआ है मेड बाय द सेल्स पर्सन विद द टारगेट सेट बाय द कंपनी, हेल्पिंग द मेजरिंग द परफॉर्मेंस। जो टारगेट है अगर पूरा हो गया तो भाई कंपनी का सेल्स के लोग अच्छे हैं, टारगेट पूरा नहीं हुआ कंपनी के सेल्स लोग खराब है। ठीक है, सेल्स एक्सपेंसेस रेशियो, इसको बोलते हैं ना कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। मान लो कॉस्ट है 70 रुपीज़, सेल कितना 100 रुपीज़, तो 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कितना हो गया 70। इसका मतलब मैंने 70 रुपीज़ खर्चा किया तो 100 रुपये का सेल हुआ, 70 रुपया खर्चा करके हम 100 रुपया कमा रहे हैं, तो रेवेन्यू कितना हो रहा है 100, 100 रुपया 70 रुपया खर्चा करके 100 कमा रहे हैं, रेवेन्यू तो 100 है, कॉस्ट कितना है 70, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 30। तो आप कॉस्ट टू सेल्स रेशियो के आप देखो ना, कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना था पिछले मंथ में कॉस्ट टू सेल्स रेशियो था 40%, इस मंथ में कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है 30%। इसका मतलब पिछले मंथ में क्या हो रहा था ना कि अगर हम 100 रुपया कमाते थे उसमें 40% का प्रॉफिट होता था, इस मंथ में हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है जहाँ पे प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो। अच्छा, सेल्स एक ना सेल्स एक्सपेंसेस रेशियो से एक होता है प्रॉफिट सेल रेशियो, जैसे यहाँ पे था ना
कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, एक एक नेक्स्ट टॉपिक तो ले सकता है प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, प्रॉफिट टू से पीवीआर बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उससे भी पता कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई हैं, आपके कस्टमर अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, अच्छे रिव्यू वगैरह दे रहे हैं, तब तो आपकी टीम अच्छी काम कर रही है। वही अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो सेल्स की टीम वो अच्छी नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया, आपने जो आपने ऑफर्स वगैरह दिया वो अच्छे नहीं है। तो फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सर्विस क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेल्स पीपल इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस। मैंने क्या बोला, आपका अगर कंपनी का ओवरऑल रिव्यू अच्छा है, चाहे वो कस्टमर केयर का रिव्यू हो, चाहे वो क्वालिटी का रिव्यू हो, चाहे ओवरऑल कम्युनिकेशन का रिव्यू हो, जैसे कस्टमर से जब बात करते हैं, ठीक है, अगर सारे रिव्यू अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल्स टीम है अच्छी है। अगर आपका रिव्यू खराब है तो सेल्स टीम भी क्या है, खराब है। मार्केट कवरेज, अगर आपने पहले से ज़्यादा मार्केट कवर किया, पहले आपके कंपनी का मार्केट शेयर था 30%, मतलब अगर मार्केट में 100 लोग हैं तो 30% 30% पीपल आपके प्रोडक्ट को परचेज करते थे। बट अगर आपका अब मार्केट कवरेज हो गया 40%, तो अगर मार्केट में मान लो 100 लोग हैं तो 40 लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो अगर मार्केट कवरेज बढ़ गया, मार्केट एक्सपेंशन बढ़ गया, तो इससे ही पता चलता है कि जो सेल्स टीम है वो अच्छा काम कर रही है। सेल ग्रोथ रेट, अगर आपका प्रीवियस ईयर के कंपेयर में या प्रीवियस मंथ के रेट में सेल्स का परसेंटेज बढ़ गया, पहले मान लो पहले से आप 20% ज़्यादा सेल कर रहे हो, पहले मान लो आप सेल करते थे 100 रुपया, अब आप सेल कर रहे हो 120 रुपया। मान लो पिछले मंथ का सेल था 100 रुपया, इस मंथ का सेल है 120 रुपया, तो 20% सेल बढ़ गया। तो इससे भी पता चलता है कि आपके कंपनी का ओवरऑल सेल्स टीम अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही है, ठीक है ना। आगे पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। स्टेट एनी टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द सेल्स परफॉर्मेंस। पहला, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब कस्टमर सीआरएम क्या बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। कंपनीज नाउ यूज सीआरएम सॉफ्टवेयर टू ट्रैक द सेल्स पीपल्स एक्टिविटीज सच एज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट, फॉलो अप, कंप्लेन हैंडल, न्यू क्लाइंट रिक्वायर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप एम्प्लॉई से रिलेटेड, मान लो ये एम्प्लॉई है, ये मान लो एम्प्लॉई है, इसके रिलेटेड आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में क्या करो, फीड कर रहे हो कि ये कस्टमर से कैसे बात करता है, ठीक है ना, ये कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, ये जब प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है इसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, आया वो सामने, प्लस ये कस्टमर के पास कितना बार जाकर विजिट करता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ओवरऑल कस्टमर, मतलब ओवरऑल जो सेल्स पर्सन है वो ढंग से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब सॉफ्टवेयर हो क्या ना, उस सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो, फिर उससे पता चल जाएगा कि भाई जो एम्प्लॉई है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। एक हो गया आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अप्रोच। दिस मेथड यूज मेजरेबल इंडिकेटर बियॉन्ड द सेल्स वॉल्यूम टू द एसेस परफॉर्मेंस। मतलब ये जो मेथड है ना, ये इस मेथड में सेल्स मैटर नहीं करता है, आपने कितना सेल किया ये मैटर नहीं करता है, ये सेल्स के बियॉन्ड है। सेल्स के बियॉन्ड में क्या क्या आएगा, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं इस कंपनी के, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, कस्टमर क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्वेरीज, अगर कस्टमर का कोई क्वेरीज आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करने आप तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हो या लेट रिस्पॉन्स कर रहे हो, इससे भी पता चलेगा आपकी सेल्स टीम कैसी है। न्यू अकाउंट ओपनड, नए कस्टमर कितने आए, रिपीट परचेज, कौन कस्टमर बार बार परचेज कर रहा है, एंड कंट्रीब्यूशन टू हाई मार्जिन प्रोडक्ट, मतलब कौन से प्रोडक्ट आप ज़्यादा बेच रहे हो जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है। तो ये हो जाता आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब यहाँ पे ना आप बोल रहे हो ठीक है सेल का टारगेट अचीव हो गया, ये मैटर नहीं करता, ये बोलता है कि 5 करोड़ का टारगेट था, 5 करोड़ का टारगेट अचीव हो गया, ये मैटर नहीं करता है। ये मेथड बोलता है कि ठीक है टारगेट अपने जगह पे है, लेकिन आप देखिए ना आपके कस्टमर क्या खुश हैं। अगर आपके कस्टमर खुश हैं तो दोबारा आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, अगर कस्टमर खुश नहीं है तो दोबारा आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर की बात करता है। कस्टमर ने कोई क्वेरीज रेज किया तो उसको रिप्लाई कब मिल रहा है, अगर उसने फ़ोन किया तो उसका कॉल उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा है, कस्टमर कितने नए नए कस्टमर जुड़े हैं, ठीक है, कस्टमर
उस प्रोडक्ट को जो पिछले मंथ परचेस किया था, क्या इस मंथ परचेस कर रहा है या नहीं परचेस कर रहा, रिपीटेड परचेस, ये सब चेक करने के बाद आप पता कर सकते हो कि आपकी सेल्स की टीम अच्छी है खराब है। अगर कस्टमर ज़्यादा जुड़ रहे हैं, कस्टमर रिपीटेड परचेज कर रहा है, पिछले मंथ भी परचेज किया, इस मंथ में भी परचेज किया, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना, क्वेरीज का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, बहुत तेज है, तो आपकी सेल्स टीम अच्छी है। और उल्टा कर लो तो आपकी सेल्स टीम क्या होगी, खराब होगी। नेक्स्ट देख लो, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ MBO। MBA नहीं भाई, MBO। MBO मतलब होता है, सॉरी, MBO मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ प्रोसेस विच मैनेजर एंड एम्प्लॉय टुगेदर सेट क्लियर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव फॉर द डिफाइंड पीरियड। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं और मेरा स्टाफ, मान एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं, मेरा स्टाफ, मेरा एम्प्लॉय, मैं और मेरा एम्प्लॉय दोनों मिल करके टारगेट सेट करते हैं, दोनों मिल करके प्लान करते हैं, इसी को बोलते हैं MBO। अगर ओनर और एम्प्लॉय या मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिल करके टारगेट को अचीव करते हैं, प्लान करते हैं, एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, मतलब ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है, दोनों मिल करके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, प्लान पे डिस्कशन करते हैं, दोनों मिल करके प्लान सेट करते हैं, सब कुछ दोनों मिल करके करते हैं, इसी को अपने बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका एडवांटेज क्या, क्लियर ऑब्जेक्टिव। MBO ensure that both manager and employee clearly understand the goal to be achieved। अब दोनों मिल करके गोल डिसाइड किए हैं ना, तो ऐसा थोड़ी एम्प्लॉय बोल सकता है कि ये अनरियलिस्टिक गोल है, कभी अचीव नहीं होगा। अरे भाई, जब मैं गोल जब सेट कर रहा था तो आप भी तो मीटिंग में थे, आप भी तो हाँ में हाँ मिलाए थे कि हाँ ये गोल अचीव होगा, तो अब अचीव करके दिखाओ। तो इससे क्या होता है, क्लियरिटी ऑफ मिल जाता है, मतलब एम्प्लॉय कल को ये नहीं बोल पाएगा कि आपने अनरियलिस्टिक गोल अचीव कर लिया था। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन से क्या होगा ना, एम्प्लॉय को फील होगा कि हम भी इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी भी औकात है, हमारी भी बात सुनी जाती है, ठीक है ना। बेटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली देखो एट द एंड काम कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा। तो अगर एम्प्लॉयज, आप सोचो ना, आप जिससे काम करवा रहे हो, अगर आप उससे पूछ के काम करवा रहे हो, आप जिससे भी काम करवा रहे हो ना, अगर आपको बोलो कि सुनो ना अपने को ना ये काम करना, कैसे होगा बताओ, तो वो क्या बोलेगा, भैया हम उस वक्त फ्री रहेंगे तो कर देंगे। लेकिन अगर मुझे किसी से काम करवाना, मैंने उसको बताया नहीं, जस्ट उसको मैंने ऑर्डर दिया, चल ये काम करके दिखा, तो कहने को उसको तकलीफ होगा। यही चीज़ हो रहा है कि बेटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कि जिससे काम करवाना, जिससे टारगेट अचीव करना, उसके साथ बैठ करके आप प्लानिंग कर रहे हो, उसके साथ आप बैठ करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है, ओवरऑल जो रिलेशनशिप है, वो अच्छा बिल्डअप होगा। अब जो और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टारगेट क्या होगा, अचीव होगा। MBA प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ सेटिंग गोल्स, प्रिपेयरिंग द एक्शंस प्लान एंड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सिंपल सा आप लिख दीजिएगा, अगर सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके प्लान डिसाइड करेंगे, सारे डिपार्टमेंट मिल करके एक्शंस लेंगे, तो जो गोल होगा वो क्या होगा, अचीव होगा। MBA देखो क्या लिखा हुआ, MBO प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ सेटिंग गोल, ठीक है। सेटिंग गोल का मतलब हो गया सब लोग मिलकर डिसाइड करें गोल क्या है, उसके अब गोल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। और जब लोग सब मिलकर, सारे डिपार्टमेंट मिल करके डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट अक्रॉस द ऑल डिपार्टमेंट। तो अगर सब लोग मिल करके गोल सेट कर रहे हैं, सब लोग मिल करके मेहनत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रहेगा ना, द टारगेट विल बी अचीव्ड एज सून। मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड एज दे आर पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग एंड रिवार्डेड फॉर अचीविंग द टारगेट। अब भाई प्लानिंग में वो बैठे हुए, उनको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, तो उनको भी क्या लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। सोचो ना, कंपनी के ओनर खुद आके पूछ रहे हैं कैसे काम होगा बताओ, तो कैसे किया जा, कैसे करेगा बताओ, तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय है ना। MBO करने से क्या होगा, कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, MBO प्रोवाइड द क्लियर स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मेकिंग इवैल्यूएशन मोर ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। मान लो MBO ने बोल दिया था कि भाई देखो, जो टारगेट अचीव करेगा हम मानेंगे कि वही ढंग से काम कर रहा है, जो टारगेट अचीव नहीं किया मानेंगे वो कंजूसी से काम कर रहा है, वो ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो उसकी सैलरी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या एकदम क्लियर है कि टारगेट अचीव करो, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। टारगेट अचीव नहीं हुआ, सैलरी कट जाएगी, हो सकता है जॉब भी चला जाए। तो आपने क्लियर एक इंस्ट्रक्शन बता दिया, और जब ये आपने क्लियरली बोला, तो सारे एम्प्लॉय जो है वो भी तो हाँ में हाँ बोलेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि MBO में क्या हो रहा है, सब मिल करके डिसाइड कर रहे हैं ना। तो अगर सबने मिल करके बोला कि अगर भाई जिस
एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव कर लिया उसको अवार्ड मिलेगा, जिस एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव नहीं किया उसको जॉब, या तो उसकी जॉब चली जाएगी या तो सैलरी कट होगी। तो अगर सारे एम्प्लॉयज़ बात से सहमत हैं तो अच्छी बात है। यही तो एमबीओ का बेनिफिट है ना, कि जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है वो शेयरिंग बेसिस पर है, एक एक पर्सन का डिसीजन नहीं है, सब लोग मिल करके डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। कम्युनिकेशन क्या होगा, एक पॉइंट डालेगा कम्युनिकेशन, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, रेगुलर डिस्कशंस मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में क्या क्लोजनेस बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो कम्युनिकेशन में क्या होगा, अच्छा होगा। एक बिल्ड रिलेशनशिप वाला देख लेना। डिसएडवांटेज क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, भाई डिस्कशन में टाइम लगता है, पहला टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि जो एम्प्लॉई है ना वो जस्ट शॉर्ट टर्म गोल को देख रहा है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म गोल को नहीं देखा। डिफिकल्ट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देखो एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग गोल बताएगा और कंपनी का गोल अपने अकॉर्डिंग है, तो कहीं ना कहीं गोल को सेट करने में दिक्कत आ जाएगा। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू सेट ए क्लियर रियलिस्टिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, स्पेशली एरिया लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री ऑन क्रिएटिविटी। मतलब डिफिकल्टी सेटिंग गोल का मतलब क्या हो गया कि जब आप गोल सेट करते हो ना कि भैया रियलिस्टिक गोल क्या है, सही गोल क्या है, सही प्राइस क्या है, सही वक्त क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम तो आती है। तो इट इज़ ऑफन मतलब ऑलवेज, ये हमेशा डिफिकल्ट होता है क्लियर गोल को सेट करना, रियलिस्टिक गोल को सेट करना, और जो ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल जो टारगेट है उसको उसको मतलब सेट करने में हमेशा तकलीफ होती है। देखो किसी को नहीं पता रियलिस्टिक टारगेट क्या होता है। अब एलन मस्क से पूछोगे ना तो भाई वो अलग ही बात करता है, वो तो ऐसा सा बात करता है कि मतलब नॉर्मल पर्सन के बियॉन्ड ही है। ठीक है। प्रेशर ऑन एम्प्लॉय, स्ट्रिक्ट टारगेट में क्रिएट ए प्रेशर ऑन स्ट्रेस विच कैन रिड्यूस द मोरल एंड क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर लेट से दोनों ने एम्प्लॉय और ओनर ने मिल करके लेट से डिसाइड कर लिया नहीं भाई हम अपने को करना पड़ेगा, अगर अब आगे बढ़ना तो अपने को करना पड़ेगा, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया एम्प्लॉय के ऊपर तो वो भी एक नेगेटिविटी बन जाएगा। रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एमबीओ तभी सक्सेसफुल होगा जब रेगुलर बातचीत होगा, अगर रेगुलर बातचीत नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ये बोला एमबीओ कैन नॉट सक्सीड विदाउट रेगुलर कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है। कॉस्टली टू द इम्प्लीमेंट, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस एमबीओ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग विच इंक्रीज द कॉस्ट। लार्ज सिस्टम में एमबीओ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत खर्चा है, जिससे बहुत सारी कंपनी इसको नहीं इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय द व्हाट डू मीन बाय द सॉरी व्हाट डू मीन बाय द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ सेल्स पर्सनल, स्टेट द पर्पस। भाई परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे होगा, आपने जो टारगेट दिया था अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो टारगेट नहीं दिया अगर अचीव नहीं हुआ परफॉर्मेंस खराब है। तो ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो व्हाट डू मीन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मतलब टारगेट अगर अचीव कर लिया, गोल अचीव कर लिया तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसका पर्पस क्या, पर्पस है पहला मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ टारगेट, इवेल्युएशन हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल सेल्स परफॉर्मेंस विद द टारगेट सेट बाय द कंपनी। तो पहला क्या, और कंपनी ने जो टारगेट सेट किया उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल सेल्स परफॉर्मेंस के साथ में। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जब हम लोग इवेल्युएशन करते हैं तो पता चलता है कम एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ क्या है, एम्प्लॉय का वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, जिससे एम्प्लॉय अपना, देखो होता है ना कि अगर आप किसी को कमी बता रहे हो, अगर वो अपने कमी पे कम, अपने नेगेटिविटी पे काम कर रहा है, अपने वीकनेस पे काम कर रहा है, तो लाइफ में वो आगे बढ़ जाएगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक, आपने जो इवेल्युएशन किया, जो भी आपने स्ट्रेंथ पता किया कि हाँ इस एम्प्लॉय के अंदर ये स्ट्रेंथ है, इस सेल्स टीम के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो आप बताओ ना उसको, आप उसे कम्युनिकेट करो, तभी तो पता चलेगा उसके अंदर अच्छा क्या है, उसके अंदर खराब क्या है। थ्रू द इवेल्युएशन मैनेजर कैन प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द सेल्स पर्सनल। डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपको वीकनेस समझ में आ रही है कि आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो अच्छे से गोल्स अचीव वगैरह नहीं कर पा रहे, तो आप उसके हिसाब से फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। डिसाइडिंग द कंपनसेशन रिवॉर्ड, इवेल्युएशन से पता चल जाता है भैया अवार्ड किसको देना है, किसका प्रमोशन करना है, किसका डिमोशन करना है, किसको रखना है, किसको लात मार भगा देना है, ये इवेल्युएशन से ही पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि कौन कौन से मेथड से हम लोग सेल्स टीम का तारीफ करते हैं, अप्रेजल करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्स अप्रेजल, पहले मेथड की बात करते हैं। पहला होगा सेल्स वैल्यूम, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, एक्सपेंस रेशियो, तो ये ऑलरेडी हम लोग मेथड हम लोग ऑलरेडी डन है, जो हमारा मेथड है ना ऑलरेडी डन है, ऊपर में देखना पढ़े थे ना मेथड, तो ऑलरेडी हमारा मेथड डन है। ठीक है।
बेनिफिट्स क्या है? अगर आप सेल्स टीम को अप्रेजल कर रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो, तो बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या हो? पहला, सेल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब उनके परफॉर्मेंस को चेक करना। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तारीफ करो, खराब काम कर रहे हैं उनको बोलो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। टारगेट अचीव हो गया, तारीफ करो। टारगेट अचीव नहीं हुआ, कमी देखो कहाँ पे ऐसा कमी हो गया तो जो टारगेट अचीव नहीं हुआ। टारगेट अचीव नहीं हुआ तो पता करो ना कहाँ पे ऐसा कमी था जिसके वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो वो भी बताओ। अच्छी चीज बताओ, एट द सेम टाइम अगर खराब चीज हो वो भी बताओ। तो जब आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड, आप क्या करोगे? सेल्स पीपल का उस एरिया को बताओगे जहां पे उसको ट्रेनिंग का नीड है। मान लो आप एक सेल्स पीपल है, मान लो एक सेल्स टीम का मेंबर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो हमने उसके बारे में पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन किया, तो पता चला उससे ये वाली गलती हो रही है। क्या गलती है? कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है ना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, वो ढंग से बात नहीं कर पाता, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही कम है। कस्टमर कोई प्रोडक्ट कस्टमर अगर प्रोडक्ट के बारे में और भी जानना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा कुछ बता नहीं पा रहा है, तो ट्रेनिंग कराओ ना भाई। जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या कराओ? ट्रेनिंग कराओ। कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो कम्युनिकेशन स्किल को सुधार दो। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई द ट्रेन नीड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही पता चलेगा भैया किसको किसको ट्रेनिंग का जरूरत है और किसको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिवॉर्ड। जब तक आप परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करोगे, जब तक परफॉर्मेंस को चेक नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे किसको रिवॉर्ड देना है, किसको डिमोशन करना है, किसको प्रमोशन करना। मोटिवेट द सेल्स एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिलता है तो एम्प्लॉय क्या होता है? मोटिवेट होता है। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। देखो, जब लेट से कोई एम्प्लॉय है, उसने अच्छा काम किया तो मैं उसका तारीफ कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉय भी तो थैंक यू बोल रहा है, तो क्या हो रहा है? टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। लेट से कोई एम्प्लॉय है, मैंने उसकी गलती को पकड़ा, उसको समझाया कि भाई आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो वो उस पर काम करेगा। या मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है। तो जब भी टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो ओवरऑल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंप्रूव होता है। तो इससे भी ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट मिलता है। हेल्प्स इन करियर प्लानिंग। हेल्प्स इन करियर प्लानिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सेल्स पीपल फॉर हायर पर्सनालिटीज एंड लीडरशिप पोजीशन। जब आप जो एम्प्लॉयज़ है ना, एम्प्लॉय के अगर आप रेगुलर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसी से पता चलेगा कि ये लीडर बनने लायक है नहीं है, इसका प्रमोशन होना चाहिए या इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। देखो भाई, आप जैसे कोई बंदा है, अगर वो रिजल्ट अच्छा लेकर आ रहा है, मार्क्स अच्छा लेकर आ रहा है, क्वेश्चन पूछने पर जवाब बढ़िया से दे रहा है, तो अपने क्या बोलते हैं? यार ये अच्छा स्टूडेंट है, ये पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट है, ये इसको बड़े बड़े कोर्सेज करना चाहिए, तभी तो रिकमेंड करते हो। अब कोई अगर जीरो है, हमेशा फेल हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? सीए करने के लिए? आप नहीं बोलोगे, तो आप सिंपली बोलोगे यार पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसको कुछ और बोलो करने के लिए। तो करियर प्लानिंग भी बहुत मैटर करता है। तो आपका परफॉर्मेंस को चेक करने से ये पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय को कौन सी जिम्मेदारी देने लायक है। अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, टाइमली टारगेट को अचीव कर रहा है, कम पैसे में टारगेट को अचीव कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये टीम का लीडर बनने के लिए रेडी है। या ऐसे एम्प्लॉय का प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? ओवरऑल एम्प्लॉय का क्या होगा? करियर बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मॉडर्न मेथड क्या? पहला, 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब क्या होता है भैया? ए टू जेड उसके बारे में रिसर्च करो। In this method, performance is evaluated by the multiple sources such as manager, peers, subordinate, and even customer. It provides the complete picture of the employee's performance. मतलब एक एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है ना, वो उसके सबॉर्डिनेट, वो उसके मैनेजर, कस्टमर, आप सबसे उसका फीडबैक ले रहे हो। इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स पर्सन में बी इवेल्युएटेड बाय द मैनेजर। जो सेल्स पर्सन है ना, उसका परफॉर्मेंस कौन चेक कर रहा है? मैनेजर चेक कर रहा है। उसका जो टीम मेट है वो भी चेक कर रहा है। कस्टमर से भी आप उसके बारे में फीडबैक ले रहे हो। जिस कस्टमर को आपने सामान बेचा, आप कस्टमर से पूछ रहे हो कि क्या भाई इसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल है, क्या वो ढंग से आपको ट्रीट किया, क्या आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, तो आप कस्टमर से रिव्यू ले रहे हो।
जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से रिव्यू ले रहे हो, मतलब एक पर ये आपका सेल्स पर्सन है, ये जिस जिस पर्सन से जुड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक कस्टमर जुड़ा तो आप कस्टमर से रिव्यू लिए, डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा डिस्ट्रीब्यूटर से रिव्यू लिए, टीम मेट से जुड़ा तो टीम मेट से आपने रिव्यू लिया, जो इसके मैनेजर ने खुद इसका रिव्यू चेक किया। तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक, कि जो सेल्स टीम का बंदा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिससे भी जुड़ा है आप उससे फीडबैक लीजिए, तब जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि भैया ये बंदे को अवार्ड देना चाहिए, इस बंदे का प्रमोशन करना चाहिए, क्या ये बंदा अपना टीम में रहने के लायक है या नहीं है। तो ये हो गया मॉडर्न मेथड 360 डिग्री। ये हो गया मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव। हियर द परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय द कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द प्री सेट ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय एंड मैनेजर together set the measurable target and appraisal is based upon how well these targets are achieved। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नया मेथड है कि जो भी गोल है वो ओनर मतलब जो भी गोल है वो मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिल करके डील कर रहे हैं। जो गोल है वो मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिल करके सेट कर रहे हैं। अगर गोल अचीव हो गया तो एम्प्लॉय अच्छा है, गोल अचीव नहीं हुआ तो एम्प्लॉय खराब है। एक हो गया आपका बिहेवियरल अनचोल्ड रेटिंग सेल्स। इससे ये वाला याद कर लो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड क्या हो गया? दिस मेथड इवेल्युएट द एम्प्लॉइज बेस्ड अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, उनको जो सैलरी दिया जा रहा है, उनको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दिया रहा है, ये तो खर्चा है ना, कंपनी के लिए खर्चा है। जो एम्प्लॉय को सैलरी दिया जा रहा है, जो उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो बोनस दिया जा रहा है, जो उनको डीए दिया जा रहा है, गाड़ी दिया जा रहा है, ये सब क्या है? कंपनी के लिए खर्चा है। इसके बदले वो कितना रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, वो कितने कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं, वो कितने नए कस्टमर बना रहे हैं। तो अगर पता चला कि भैया हम 70 रुपया खर्च करते हैं, सामने वाला 100 रुपया कमा के दे रहा है, तो कंपनी के लिए बेनिफिट है। अगर हम 100 रुपया खर्चा करते हैं और सामने वाला जो सेल्स टीम का मेंबर है वो खर्च करते 100 रुपया कमा के दे रहा 70 रुपीज़, हम तो लॉस में हैं। तो एक वन ऑफ द तरीका है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, कि आप एक पर्सन पे कितना खर्च हो रहा है, एक जो सेल्स पर्सन है उस सेल्स पर्सन पर कितना खर्च हो रहा है और वो कितना कमा के दे रहा है। इन रियलिटी हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपया है तो कंपनी उसे 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए काम करवाती है, तब जाकर उसको 1 लाख रुपए देती है। ये फैक्ट है। मैं भी पहले जहाँ पे ट्यूशन्स, मतलब देखो, मैं तो अपना सेंटर 2 साल से खोला ना, पहले मैं भी जहाँ जिस टीचर्स वगैरह आपके पास पढ़ाते थे उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, बट हमें बहुत कम मिलता था। कोई दिक्कत नहीं है, आया सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एट द एंड हमें वो जो पेमेंट करते थे, अगर हम स्टूडेंट को रिटेन नहीं करते तो हो सकता है वो हमको पेमेंट नहीं करते, निकाल देते। समझ पा रहे मेरी बात? तो यही चीज़ हो रहा है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर जितना खर्च किया जा रहा है, क्या एम्प्लॉय उससे ज़्यादा कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उससे ज़्यादा कमा के दे रहा है तो इसको बोलते, इस मेथड बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। एक आपको केपीआई हो गया, पढ़े थे ना अभी केपीआई ऊपर में, कस्टमर एक्विजिशन रेट, रिपीट परचेज रेट, कस्टमर सेटिस्फाई, जो केपीआई पढ़े थे वही सेम चीज़, वही जो उधर याद किया था वही डाल देना। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रेजल इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग देयर बिहेवियर, सर्विस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ द सेल्स पीपल इज यूज्ड ऑन बेसिस ऑफ अप्रेजल। जिस कस्टमर को आपने सामान बेचा, जिस कस्टमर से आपने बात किया, कंपनी उसी कस्टमर से फीडबैक ले रही है, कस्टमर पूछ रही है। आप देखिए ना, जब भी आप कहीं पे किसी बैंक वाले के पास, स्पेशली बैंक वाले के पास, या किसी एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह के पास अगर आप कॉल करते हो तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सुनता है। देखिएगा, सारा का सारा प्रॉब्लम सुनता है। सुनने के बाद जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो आपसे बोलता है, सर और भी कुछ तकलीफ है क्या? आप बोलते हो नहीं। फिर बोलता है, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो आप बोलते हो हाँ बोलो क्या रिक्वेस्ट है? सर आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कृपया उसे 5 स्टार लगा दीजिएगा, या उसमें आपको जैसा हमारा बातचीत का, बोलता है ना, जैसा हमारा बातचीत का एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप रेटिंग दे दीजिएगा।
आज जोमेटो वाले से खाना मंगाते हो, देखो रेटिंग के लिए बार बार मैसेज आता है ना, प्लीज़ रेटिंग दीजिए। तो आप कस्टमर से ही रेटिंग मांग ले रहे हो। अब लेट से मैं कॉल सेंटर में कॉल लगाया, अब कस्टमर बोल रहा है सर हमारा आपका कैसा बातचीत रहा है, आप उसको रिव्यू दे दीजिए। तो अब वहाँ पे आएगा कि उसका क्या आप इसके बातचीत से संतुष्ट हैं, तो आप लिखा कितने संतुष्ट, बताओ ना, हाई, वेरी हाई, लो, ऐसे कितने मतलब हैप्पी हैं, वेरी हाई, लो, ऐसे बैलेंस। तो आप जैसे 5 स्टार दे दिया, तो कस्टमर से पता चला कि कस्टमर ने 5 स्टार दिया, इसका मतलब एम्प्लॉय बहुत अच्छा है। कितने मेथड हो गए, 360 हो गया, MBA हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कस्टमर ओरिएंटेड होगा कि पांच पांच मेथड याद कर लीजिए, बस 5 ही मेथड से ज़्यादा मत याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सनल सेलिंग्स एंड, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो चैप्टर 4 की आ रही है, ठीक है ना। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।